इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत बुरे हाल में है। शायद पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही हुई है, इसमें अब 3 ऐसे लोग हैं जो इस तबाही को रोक सकते हैं, बल्कि इस गिरी हुई टीम को उठा सकते हैं। ये 3 लोग कौन से हैं? कौन से 3 कैरेक्टर हैं? और ये कैसे इस टीम को उठा सकते हैं? इस पर बात करने से पहले मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। ये किसी भी कंट्री की क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म करने की पिछले 25-30 साल की सबसे बड़ी केस स्टडी है, और ये केस स्टडी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की है। ये केस स्टडी ऑयन मॉर्गन की है। देखिए 2015 में जब इंग्लैंड की टीम क्वार्टर फाइनल हार कर बांग्लादेश से बाहर हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि ये कोई एक ऑड मैच बुरा खेल गए थे, बल्कि पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने बुरा खेला था, और उस वक्त ओवरऑल भी वो ओडीआई रैंकिंग में 8वें नंबर पे थे। तो ईसीबी ने ऑयन मॉर्गन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप कप्तानी संभालें, आपके पास 4 साल हैं, आपके पास कोचिंग पैनल है, आप अपनी मर्जी का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। 4 साल बाद हम आप देखेंगे कि आपने हमें कितने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो ऑयन मॉर्गन ने जब उस टाइम टीम संभाली, तो ऑयन मॉर्गन ने जो पहला मैसेज कन्वे किया वो ये था कि हम अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करेंगे, हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम हाई स्कोरिंग मैच की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए 2 चीजें करने की जरूरत थी, अटैकिंग बैट्समैन जरूरी थे और स्पोर्टिंग पिचेस जरूरी थी। तो उस वक्त जो ऑयन मॉर्गन के पास टीम थी, उसमें से एक मॉर्गन खुद और एक जोस बटलर, ये 2 ही बैट्समैन थे जो कि तेज खेल सकते थे। बाकी जितने भी बैट्समैन थे उनके पास तेज खेलने की स्किल ही नहीं थी। दूसरा, उस वक्त तक इंग्लैंड की जो पिचेस बन रही थी वो बॉलिंग फ्रेंडली होती थी, और बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस के ऊपर अग्रेसिव बैटिंग नहीं सीखी जा सकती। तो उन्होंने आके एक तो ये किया कि उन्होंने पिचेस को थोड़ा सा फ्लैट करवाना स्टार्ट किया, और दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी टीम से ये कहा कि आप चाहे आउट हूं, आप चाहे 50 करें, आप चाहे सिफर करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ ये देखना है कि आपने किस अप्रोच से खेला है। तो हमने अग्रेसिव खेलना है। उसके बाद इंग्लैंड की टीम अग्रेसिव खेलना स्टार्ट हुई। पहले ही 1 साल के अंदर 10 दफा वो 100 से भी कम रन पे आउट हुए, क्योंकि उनकी टीम के पास वो स्किल्स नहीं थी कि जिसके जरिए से अग्रेसिव बैटिंग की जा सके। तो चूंकि वो जो प्लेयर्स पिछले 5-7 साल से खेल रहे थे, वो जिस तरीके से खेल रहे थे, उनको अपना ब्रांड बदलना पड़ा, जिसकी वजह से फेलियर्स काफी ज्यादा हुई और जो सक्सेस थी वो कम हुई, यानी मिसेज बहुत ज्यादा हुए और हिट्स बहुत कम हुई। लेकिन मॉर्गन के इस मैसेज से क्या हुआ? मॉर्गन के इस मैसेज से ये हुआ कि वो प्लेयर्स जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दरवाजे पे थे, जो कि अगले 6 महीने 8 महीने 1 साल में टीम में आने के ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने ये अंदाजा कर लिया कि भाई ऑयन मॉर्गन 4 साल के लिए है, तो अगले 4 साल तो इंग्लैंड की टीम में सिर्फ वही प्लेयर आएगा जो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। तो हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। तो उन लोगों ने वहां से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी शुरू की डोमेस्टिक लेवल पे, और वहां से स्किल सीखनी शुरू की। 6-8-10 महीने के अंदर ना सिर्फ जो इंग्लैंड की टीम में मौजूद प्लेयर्स थे वो कुछ नई शॉट्स सीख गए, वो कुछ नया टेम्पलेट बैटिंग का बनाने में कामयाब हो गया, बल्कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स ऐसे थे जो टीम में आने के बहुत करीब थे, उन लोगों ने भी अपनी गेम के अंदर जो अटैकिंग शॉट्स थी वो काफी ज्यादा ऐड कर ली। तो क्या हुआ कि 1 सवा साल के अंदर अंदर इंग्लैंड के पास बहुत सारी ऐसी खेप डेवलप होगी, ऐसे बैट्समैन की जो कि तेज खेल सकते थे, जो बड़ी हिटिंग कर सकते थे। तो इस तरीके से फिर इंग्लैंड ने 1.25 साल के बाद 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसका फाइनल खेला, ऑलमोस्ट जीत गया। वो बैन स्टोक्स का एक ओवर जिसमें आखिरी ओवर में 4 छक्के पड़ गए, अगर वो ना पड़ता तो 2016 में इंग्लैंड T20 चैंपियन बन जाता। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल तक नाकाबिल शिकस्त थी, कोई मैच नहीं हारी थी। वहां पर वो उनका एक बैट दे हुआ वो सेमीफाइनल हार के पाकिस्तान से बाहर हुए। 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके सेमीफाइनल में वो हारे, मगर इससे पहले वो सारे मैचेस जीते हुए थे। और फिर 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था, फाइनली वो उन्होंने जीतने में कामयाब हुए। तो ओवरऑल इस 7 साल के अंदर उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप भी जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, 2 सेमीफाइनल्स खेल लिए, एक फाइनल खेल लिया। तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन थी जो उस अप्रोच के जरिए आई थी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ऑयन मॉर्गन को वहां पर ये 3 साल ना दिए जाते, 4 साल ना दिए जाते, उनको होता कि मैं 8 महीने 10 महीने के बाद मेरी इवैल्यूएशन होनी है। तो जो पहला 1 साल में 10 दफा इंग्लैंड की टीम अंडर 100 आउट हुई थी, तो वहां पर तो मीडिया ने, शायकीन ने आसमान को सर पे उठा लेना था कि ये क्या हो गया, ये तो टीम बहुत बुरा खेल रही है, पहले से भी बुरी हो गई है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि मॉर्गन को अंदाजा था कि इन सारी बातों से कुछ भी नहीं होगा, मैं 4 साल के लिए इधर हूं। और प्लेयर्स को भी पता था कि अगर हम मॉर्गन का स्टाइल नहीं खेलेंगे तो हम ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन अगर हम मॉर्गन के स्टाइल पे खेलेंगे तो फेल होने के बावजूद हम टीम पे रहेंगे। तो इस वजह से प्लेयर्स ने एडजस्ट किया अपने आप को। अब आते हैं पाकिस्तान में क्या करने की जरूरत है। पहली बात, पाकिस्तान को 3 साल तक अपना सेटअप में कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। आज एक डिसीजन कर लें कि ये हमारा कैप्टन होगा, ये हमारा कोच होगा, ये हमारा चीफ सिलेक्टर होगा। 3 साल तक उनको टाइम दें।
कौन लोग होने चाहिए। अगर हम कैप्टन को तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अगर हम चीफ सेलेक्टर और हेड कोच को देखें तो इस वक्त क्या हमेशा ही इस दोनों जॉब्स के लिए जिस पर्सन को आपने लाना होता है उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वो ऑनेस्ट हो, वो अपराइट पर्सन हो, और इसके अलावा उसकी गेम अवेयरनेस अच्छी हो, और वो मेहनती हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता हो, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखता हो। तो पाकिस्तान में अगर चीफ सेलेक्टर के लिए देखें तो राशिद लतीफ से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनेस्ट है। हम सब जानते हैं मैच फिक्सिंग के खिलाफ जिस पर्सन ने सबसे पहले दुनिया में आवाज उठाई वो राशिद लतीफ थे। मेहनती हैं, हम सब जानते हैं कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट को जानते हैं, और गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। तो चीफ सेलेक्टर के लिए 3 साल अगर राशिद लतीफ को बना दिया जाए, फ्री हैंड देकर बना दिया जाए, तो वो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत अच्छी खेप निकाल के देंगे। उसके बाद हेड कोच, आप अगर गैर मुल्की हेड कोचेस लेंगे, जैसन गिलिस्पी को, गैरी केस्टन को, तो ना तो उनके पास टाइम है कि वो आपके प्लेयर्स के साथ लोकल लेवल पे काम कर सके, ना वो आपके लोकल प्लेयर्स को जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को वो जानते हैं, उस लिहाज से प्लान करें, ना वो जाहिर है उस हद तक आपको टाइम देंगे। उन्होंने सिर्फ सीरीज में आना है, बाकी टाइम पे अवेलेबल नहीं होना। तो आपको एक लोकल कोच चाहिए है। लोकल कोच के लिए यूनुस खान से बेहतर अप्रोच नहीं हो सकती, बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। उस बंदे के अंदर क्रिकेट का ब्रेन है, वो बंदा शदीद मेहनती है, वो 18-18 घंटे काम करेगा टीम को बेहतर करने के लिए। वो बंदा मेरिट पे टीम सिलेक्ट करेगा, प्रेशर लेगा, अपराइट पर्सन होगा, किसी सिफारिश को, किसी चीज को नहीं मानेगा, और किसी बड़े नाम के प्रेशर में नहीं आएगा। तो आपको हेड कोच के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोचिंग का कोर्सेज किए हुए हैं, हाईएस्ट क्वालिफाइड कोच हैं वो। तो यूनुस खान जैसे इंसान को पाकिस्तान को हेड कोच बनाने की जरूरत है, ताकि वो लोकल लेवल से लेके कौमी लेवल तक अपनी टीम, अपने प्लेयर्स को प्लान कर सके। और उसके बाद हमें कैप्टन की जरूरत है। देखें, कैप्टन में इस वक्त शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं, हमने रिजल्ट्स को छोड़ दें, रिजल्ट्स बहुत बुरे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उन्होंने खुद से एक अग्रेसिव बैटिंग करके ये मैसेज दिया है कि मैं ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट चाहता हूं। वो जाहिर है, जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं तो शुरू में आपकी, जैसे मैंने पहले कहा, हिट कम होती है और मिस ज्यादा होती है। तो शान मसूद की भी बहुत सारी मिस हो रही हैं अभी, एक आधी अच्छी इनिंग जाती है, 2-3 बुरी इनिंग चली जाती है, बट उन्होंने एक मैसेज दिया है कि ये वाली क्रिकेट हमें खेलनी है। तो उन्होंने इसके अलावा बड़े प्लेयर्स को, जो बड़े नामों को बेंच पे कर दिया है। शाहीन को जिस तरीके से उन्होंने ड्रॉप किया, जैसे उन्होंने नसीम को बाहर किया, जैसे अब खबरें हो रही हैं कि बाबर आजम बाहर होने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि वो बंदा प्रेशर ले सकता है कि आप बड़े नाम हैं होंगे बट परफॉर्म नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे। तो इतना इतना बोल्ड स्टांस लेना कि अपने सीनियर प्लेयर्स को अगर परफॉर्म ना करें बाहर बिठा सके, अग्रेसिव अप्रोच लेके आना, अग्रेसिव इंटेंट से खेलना, एक क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ जान। देखिए, वो 4 पेसर के साथ गया है। उसने पिछले मैच में फर्स्ट टेस्ट में ग्रीन पिच बनवानी थी, उसने क्रिकेटर्स को कहा ग्रीन पिच बनाओ, ग्रीन पिच बनाई गई, आल्दो के वो मौसम की वजह से सस्टेन नहीं कर सकी, मगर उसने ग्रीन पिच बनाने का रिस्क भी लिया, उसने 4 पेसर्स को खिलाने का रिस्क भी लिया। तो इसका मतलब है वो क्लियर है कि वो स्पोर्टिंग पिचेस चाहता है, वो अटैकिंग गेम खेलना चाहता है, वो अपने प्लान पे जाना चाहता है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहता है। तो मेरे ख्याल में शान मसूद को अगर 3 साल का टाइम दिया जाए तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बहुत सारी मुस्बत चीजें लेके आएगा। वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां होंगी, बट स्टिल अवेलेबल ऑप्शंस में से अगर कोई मॉडर्न लाइन पे पाकिस्तानी क्रिकेट में सोच सकता है तो वो सिर्फ शान मसूद है।